मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज बिहार। आज हम देखेंगे कि प्रपोजल के लीगल रूल्स क्या है और उसको किस तरह से किया जा सकता है। तो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अब तक अपन ने देखा था कि प्रपोजल की डेफिनेशन क्या होती है, पर अब डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रपोजल करने के लिए दो या दो से अधिक पार्टीज़ का होना आवश्यक है। तो आपने दो या दो से अधिक पार्टीज़, जो कि जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जब भी कोई प्रपोजल दिया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज़ का होना आवश्यक है, एक प्रस्ताव देने वाला और एक प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। तो इस तरह से एक प्रॉमिसर एंड एक दूसरा प्रॉमिसी होएगा। तो इस तरह से अपन कहेंगे कि जो प्रॉमिसर जिसने प्रस्ताव दिया है जब वो स्वीकार हो जाता है तो वो प्रॉमिसर कहलाता है, और दूसरी पार्टी जो प्रस्ताव स्वीकार करती है वो प्रॉमिसी कहलाती है। तो इस तरह से ये दो पार्टीज होती है। तो ये दो पार्टीज मतलब एक ने प्रस्ताव दिया है और दूसरा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है, तो दो पार्टीज का होना आवश्यक है। फिर इसमें अपन ने देखा था कि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जब भी प्रस्ताव दिया जाता है तो वो प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और किसी कार्य से विरत रहने के लिए भी हो सकता है। कि प्रपोजल पॉजिटिव हो सकता है कि वो इस कार्य को करे तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि वो उस कार्य को नहीं करे तो वो नेगेटिव फॉर्म में प्रपोजल माना जाएगा। जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए कि जैसे कि ए बी को कहता है कि वो उसके लिए एक रजिस्टर खरीद के लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो उसको रजिस्टर खरीदने के लिए बोल रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में ये पॉजिटिव एग्रीमेंट हुआ है और वो लेके आ जाता है तो उनके बीच में वो अनुबंध के रूप में हो जाएगा, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होएगा। अब अपन इसको नेगेटिव में देखते हैं कि जब मतलब किसी कार्य को नहीं करने के लिए जब कोई प्रपोजल दिया जाता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में प्रपोजल माना जाएगा, और जब उसके ऊपर सामने वाला पक्षकार अपने कंसेंट दे देता है तो ये माना जाएगा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कोई भी इनवैलिड कार्य के लिए नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। सिंपल कार्य, जैसे सपोज करिए कि किसी ने किसी के लिए ए पक्षकार ने बी पक्षकार के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए और अपशब्द सार्वजनिक रूप से बोला है या उसको उसने कहीं पर पब्लिश करवा दिया है, तो जो बी पार्टी है वो उसके विरुद्ध केस करती है कि उसने उसकी इज्जत दांव पर लगाई है। तो उस कंडीशन में वो जब मानहानि का उसके ऊपर केस करने की बोलता है तो वो दूसरा पक्षकार उसको बोलता है, एक पक्षकार, कि वो उसके ऊपर ये केस नहीं कर रहा है। ये केस नहीं करने के बदले में वो उसको एक्सक्यूज़ दे रहा है या उसमें वो माफ़ीनामा लिख करके दे रहा है कि उससे ये गलती हुई है, या वो इसके बदले में उसको कुछ अमाउंट दे देगा। तो ये हुआ है कि वो केस नहीं करे, इसके लिए जो उसने प्रपोजल दिया है वो नेगेटिव माना जाएगा कि वो किसी कार्य को मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वो उस कार्य को नहीं करे, उसके लिए जब कोई प्रपोजल दिया जाता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में माना जाएगा। अभी कि जब भी कोई प्रपोजल दिया जाता है तो वो प्रपोजल यदि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो एग्रीमेंट बनता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले प्रपोजल दिया जाता है। तो अब प्रपोजल किस लिए दिया जा रहा है कि वो उससे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो उसको दे रहा है कि वो उसकी कंसेंट उसको प्राप्त हो जाए, इस इच्छा से कि सामने वाला पक्षकार वो जो बात कह रहा है उस बात के लिए तैयार हो जाए। तो इस इच्छा से जब कोई भी बात कही जाती है तो उसको अपन प्रपोजल कहेंगे। अब इसके साथ में आता है कि जो प्रपोजल दिया जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, कि उनका उद्देश्य उनके आपस में लीगल रिलेशंस मेंटेन करने का होना चाहिए। अब लीगल रिलेशंस का जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ठहराव होता है उसमें कानूनी मान्यता का होना आवश्यक नहीं है।
परंतु जो अनुबंध है उसको कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है। तो अब जब पक्षकार दोनों पक्षकार अपने बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि यदि प्रस्ताव दिया या कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसके विरुद्ध उस स्पेसिफिक न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है और कार्यवाही करके उसके विरुद्ध उसको पूरा करवा सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि उनके मध्य लीगल रिलेशन स्थापित हो गए। तो इसको अपन इस उद्देश्य से जब भी कोई प्रपोजल दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अपन इसको प्रपोजल कहेंगे। अब है असेंट ऑफ द अदर पार्टी कि जब उसको इस उद्देश्य से दिया है तो उसको उसके ऊपर सहमति भी होनी चाहिए और सहमति भी कैसी होनी चाहिए, उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए कि वो किसी भी दबाव में कोई भी अपनी सहमति नहीं दे। तो जब वो कोई भी दबाव नहीं हो, न उसके साथ फ्रॉड किया जाए, न कोर्शन किया जाए, न मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कोई मिस्टेक भी नहीं हो, इस तरह से जबकि कोई कार्य किया करके उसकी कंसेंट ली जाती है तो इसको अपन कहेंगे कि उसका उद्देश्य भी उसका असेंट लेना है और वो असेंट भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब है कि प्रपोजल में भी डेफिनेट। अब आप देखिए कि जो प्रपोजल दिया जा रहा है तो वो प्रपोजल भी स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे प्रपोजल दिया जा रहा है तो अपन ने इसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट टू टेक एक्सेप्टेंस और टू मेंटेन क्रिएट द लीगल रिलेशंस कि लीगल रिलेशंस कब स्थापित किया जा सकता है, जबकि उनके बीच में प्रपोजल बिल्कुल डेफिनेट हो, वो सर्टेन हो कि वो उसने जो बात कही है तो वो निश्चित हो कि सामने वाला पक्षकार उसको उसी फॉर्म में समझ रहा है और वो उसको उसी तरह से पूरा करेगा। तो इस तरह से प्रपोजल बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए कि जो उसको जिस तरह में से दिया जा रहा है सामने वाली पार्टी भी उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर रही है और उसको उसी रूप में समझ रही है तो वो प्रपोजल माना जाएगा। और यदि उसमें कुछ भी अपने हिसाब से निश्चितता नहीं है तो वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। सपोज करिए कि एक मकान मालिक है, उसने किसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया और उसने ये बोला कि उसके मकान का इंटीरियर कर देना और उसने साथ में बोला कि अच्छा इंटीरियर कर देना। तो इसमें अपन कहेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड इंटीरियर। तो उसने उसको कुछ भी बताया नहीं कि उसको किस तरह का इंटीरियर चाहिए। तो यदि वो नहीं करता है तो इसका मतलब अपन मान के चलता है कि यदि उस प्रपोजल को पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्रस्ताव में ही अनिश्चितता का गुण है। यदि उसमें निश्चितता नहीं है तो वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि सपोज करिए कि ए पक्षकार ने बी पक्षकार को कहा कि वो उसके लिए बाजार से दाल लेकर के आ जाए। अब सपोज करिए कि उसने दाल मंगाई है, पर दाल मंगाई है तो कौन सी दाल मंगाई है ये तो उसको बताना पड़ेगा, परंतु उसने नहीं बताई है। तो इसका मतलब हो गया कि जब उसने बताई नहीं तो दूसरा पार्टी उसके इस प्रपोजल को पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज देयर इज द लेक ऑफ सर्टेनिटी। यदि वहाँ पे निश्चितता का गुण होता है कि उसे मूंग की दाल चाहिए, चने की दाल चाहिए या जो भी दाल चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कहाँ पर चाहिए, ये सारी चीज़ें या तो इम्प्लाइड हो और या फिर उसे स्पष्ट रूप से बताई जाए तो ये माना जाएगा कि वो सर्टेन है। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब इसमें अपन देखेंगे कि जब भी कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो जिसके लिए प्रस्ताव बनाया गया है उस व्यक्ति को उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यदि उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो जिसके लिए प्रस्ताव दिया है उसी को यदि उसकी जानकारी नहीं है तो वो उस प्रपोजल को, जब उसको प्रपोजल ही मालूम नहीं है तो क्या वो उस प्रपोजल को पूरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रपोजल का संवहन होना आवश्यक है। और जब प्रपोजल का कम्युनिकेशन नहीं हुआ और सामने वाला पक्षकार उसके ऊपर सहमति भी नहीं दे सकता है क्योंकि उसको यदि मैंने आपको बताया था प्रस्ताव दो प्रकार के होता है, एक होता है जनरल प्रपोजल, एक होता है स्पेसिफिक प्रपोजल। तो जो विशिष्ट प्रस्ताव है तो वो जिस व्यक्ति के लिए किया गया है यदि वो ही व्यक्ति उसको पढ़ता है, देखता है, सुनता है, कैसे भी उसको मिलता है और वो ही उसको स्वीकार कर सकता है। परंतु जो सामान्य प्रस्ताव है
उस प्रस्ताव को जो भी व्यक्ति देखता, पढ़ता है, सुनता है, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। परंतु कैसा भी प्रस्ताव हो, उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यदि उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो जो एक्सेप्टर है वो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि जब तक उसको जानकारी नहीं है वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है। तो इसलिए प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अब इसमें अपन देखेंगे कि एक्सेप्टेंस किस तरह से होनी चाहिए। इसमें एक केस है, काफ़ी चर्चित है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो लालमन शुक्ला है वो गौरी दत्त के यहाँ मुनीम का कार्य करता था। तो इसमें गौरी दत्त का भतीजा कहीं खो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए जो गौरी दत्त है वो लालमन को हरिद्वार भेजता है कि वो उसको वहाँ से ढूंढ करके लाए, और वो वहाँ जाता है, उसको ढूंढने का कार्य करता है, परंतु वो उसको नहीं मिलता है। और जब उसको नहीं मिलता है तो उसके पहले ही जो गौरी दत्त है वो एक विज्ञापन निकलवाता है कि जो भी उसके बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। तो जब उसको उसका बच्चा मिल गया था लालमन शुक्ला को, और जब उसने ये पैम्पलेट देखा, ये एडवर्टाइजमेंट देखा, तो उसने सोचा कि ये इनाम मिल रहा है तो ये इनाम उसे भी मिलना चाहिए। परंतु अपन देखेंगे कि उसने वो जो कार्य किया है उसको इस प्रपोजल का संवहन होने से पहले ही उसने कार्य कर दिया। मतलब उसको इस प्रपोजल की जब जानकारी मिली कि उसको ढूंढने के लिए 501 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है, उसके पहले उसने उस बच्चे को ढूंढ लिया। तो चूँकि प्रपोजल का संवहन नहीं हुआ और कम्युनिकेशन हुए बिना वो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं कर दे सकता है। तो जब गौरी दत्त को ये जानकारी हुई तो उसने लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त पर केस किया कि उसे वो 501 रुपये दिए जाए पुरस्कार स्वरूप, परंतु गौरी दत्त ने उससे मना कर दिया। और उसमें यही तर्क रहा कि कोई भी प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस तभी दी जा सकती है जबकि उसको उसके पास वो प्रपोजल पहुंच गया हो और उसने उसके ऊपर अपनी सहमति दे दी। सहमति वो एक्सप्रेस भी दे सकता है, इम्प्लाइड भी दे सकता है, मतलब उस कार्य को करके भी दे सकता है। परंतु इस केस में अपन देखते हैं कि उसको प्रपोजल की जानकारी ही नहीं थी और उस जानकारी के पहले ही उसने उस बच्चे को ढूंढ लिया, तो ये पुरस्कार की राशि प्राप्त नहीं कर सकता है। थैंक यू। अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर और इसकी विषय जो लीगल रूल्स है वो देखते हैं। थैंक यू।